हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर नंबर 11 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 10 लेक्चर्स को मिस किया है सो मैं आपको इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके ज़रूर लेक्चर वाइज पूरे लेक्चर्स देखिए सो दैट आपको इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट जो काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है वो ईजी लगे और समझ में भी आने लगे। कमिंग टू आज का हमारा 11th लेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपके साथ लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करने वाली हूँ। पूरा जो ये लॉ है ये आज मैं आपको कराने वाली हूँ, सो इसलिए लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट NJRF क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट क्रैक किया हुआ है फर्स्ट ही अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर की तरफ जो है लॉ ऑफ डिमांड। कोई भी लॉ, मैंने इससे पहले भी आपको जब इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ में मैंने आपको लॉ ऑफ DMU डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था एक लॉ के 6 हिस्से होते हैं, 6 से 7 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट होता है उसका स्टेटमेंट, तीसरा पार्ट होता है उसकी अजम्पशंस, चौथा पार्ट होता है उसका शेड्यूल, पाँचवा पार्ट होता है उसका डायग्राम, देन 6th पार्ट होता है उसका लॉ के क्रिटिसिजम्स एंड 7th पार्ट होता है लॉ के एक्सेप्शंस। तो टोटल एक लॉ जो है वो 7 पार्ट्स में होता है। आज के लेक्चर में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, मैं लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन आपके साथ डिस्कस करूँगी, स्टेटमेंट डिस्कस करूँगी, देन मैं इसका आपको शेड्यूल कराऊंगी, डायग्राम कराऊंगी एंड अजम्पशंस कराऊंगी। बाकी जो एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? वो इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। आप सबको याद रखना है लॉ ऑफ डिमांड किसने इंट्रोड्यूस किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1890 में। और कैसे इंट्रोड्यूस किया था? उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एक बुक है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो उन्होंने पब्लिश की थी 1890 में। इस बुक में उन्होंने क्या किया था? लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस किया था। और ये लॉ बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है? जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और डिमांड का आपस में फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है उसको ये लॉ डिटेल में डिस्कस करता है। ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर आपको पहले भी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में दिया था जब मैंने आपको फंक्शनल रिलेशनशिप डिस्कस किया था प्राइस और डिमांड के बीच में, करेक्ट। आज मैं उसी को लॉ के बेसिस पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक लॉ को इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकेंड पार्ट होता है एक लॉ का वो होती है उसकी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। मैंने पहले भी बताया था जब मैंने आपको लॉ ऑफ DMU कराया था तब भी मैंने आपको बोला था स्टेटमेंट मतलब लॉ की डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन नहीं बोल के, क्योंकि ये लॉ है इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ना बोल के हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ है ये अगेन किसने दी है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से ये लॉ क्या बोलता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सब चीज़ों को इक्वल रख दे तो higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower is the price of the commodity, larger is the quantity demanded। बोलता है बाकी सब चीज़ों को इक्वल रख दो। बाकी सब चीज़ें कौन सी? हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड किया था लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों को याद हो तो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में मैंने बहुत सारे फैक्टर्स कराए थे, प्राइस के अलावा भी इनकम हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, फैशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, टैक्सेशन हो गया। तो प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी वहाँ पे डिटर्मिनेंट्स थे उन सभी चीज़ों को अगर हम इक्वल रख दे तो ये लॉ की अजम्पशन है। जो स्टेटमेंट है उसमें ही क्या बोलता है? बाकी सब चीज़ों को इक्वल रखो, प्राइस के अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं एक डिमांड को अफेक्ट करने वाले वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स को अगर आप इक्वल रखें तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, अगर प्राइस कम होगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, अगर प्राइस ज़्यादा तो डिमांड
कम। यानी हम बोल सकते हैं कि प्राइस और जो डिमांड है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उसके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्राइस अगर हाई साइड है, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। तो दोनों ही प्राइस और डिमांड क्योंकि ऑपोजिट एरोज जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है इसके बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और इसी लॉ को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे दिखा सकते हैं, जो फंक्शनल रिलेशनशिप है डिमांड और प्राइस का, उसे हम फंक्शनली कैसे दिखा सकते हैं, सिंबॉलिकली कैसे दिखा सकते हैं, ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी ऑफ एक्स। अब ये डी क्या है, डी है आपका डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एक्स क्या है कोई भी कमोडिटी, एफ क्या है फंक्शन और पी क्या है प्राइस। तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, किसी भी सर्विस की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस प्रोडक्ट के या उस सर्विस के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी जो इनकम हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, बाकी सारे के सारे जो डिटर्मिनेंट्स है वो कांस्टेंट रख दे तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। आई होप सबको जो सेकेंड पार्ट है लॉ का, जो लॉ की स्टेटमेंट है वो सबको अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ जो होता है अजम्पशंस ऑफ द लॉ। अब ये लॉ ने स्टेटमेंट में ही स्टार्टिंग में बोल दिया था, करेक्ट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट रखो तो वो कौन सी सब चीज़ें हैं जिसको हमें कांस्टेंट रखना है, वही सब चीज़ें हमारी अजम्पशंस में आ जाएंगी। वो कौन सी चीज़ें हैं, जितने भी हमने डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए थे, इनकम हो गया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस हो गया, टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, फैशन हो गया, सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स जो भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सारे के सारे अजम्पशंस के लिए हम क्या लिख देंगे कि ये सभी चीज़ें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। यानी इनकम भी नहीं बढ़ने वाली है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी प्राइस चेंज नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी प्राइस चेंज नहीं होगा, पॉपुलेशन भी चेंज नहीं होने वाली है, कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ही नहीं प्राइजेस की, टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आने वाला, एडवर्टाइजमेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला। यानी अजम्पशंस ऑफ द लॉ क्या बोलती है, बाकी सारे फैक्टर्स प्राइस को छोड़ के जितने भी डिटर्मिनेंट्स है वो सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे, तभी ही लॉ ऑफ डिमांड प्रूव हो सकता है। यानी तभी ही हम डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप देख सकते हैं। आई होप सबको थर्ड पार्ट ऑफ द लॉ भी क्लियर है, जो है अजम्पशंस ऑफ द लॉ। कमिंग टू फोर्थ पार्ट ऑफ द लॉ जो है डिमांड का शेड्यूल यानी कि चार्ट। अब आप देख सकते हो एक तरफ है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दूसरी तरफ है क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज। अगर किसी चीज़ का प्राइस 10 रुपये है तो आप 1 kg डिमांड करो, लेकिन 10 रुपये से प्राइस घट के 8 रुपया हो गया तो आपने क्या कर दिया, 1 kg से अपनी डिमांड बढ़ा के 2 kgs कर दी। फिर से 8 रुपये से प्राइस फिर से 6 रुपया हो गया तो आपने अपनी डिमांड और बढ़ा दी, 2 किलो की जगह पे आओ आप 3 किलो खरीदने लगे। यानी सिंपली ये डिमांड शेड्यूल क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे लोग अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं, करेक्ट। इसी डिमांड के शेड्यूल को, इसी चार्ट को मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में डिमांड कर्व के थ्रू प्रूव करने की कोशिश की है। आप डिमांड कर्व देख सकते हैं। डिमांड कर्व के लिए मैंने क्या किया है, एक्स एक्सिस बनाया है, वाई एक्सिस बनाया है। एक्स एक्सिस पे आपको दिख सकता है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे दिख सकता है आपको प्राइस, एंड जो यहाँ पे डिमांड शेड्यूल में सारे नंबर्स थे उसको मैंने सिर्फ प्लॉट किया है। और प्लॉट करने के बाद डिमांड कर्व जो है वो आपको कैसा दिखेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो डी कर्व है जिसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं वो कैसा दिख रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप याद रख सकते हो डिमांड डी से शुरू होता है, इसलिए डिमांड कर्व भी कैसा रहता है, डाउनवर्ड रहता है। और इसका रीज़न क्या है, क्यों डाउनवर्ड है, ये मैंने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया है, बट अभी के लिए शॉर्ट में अगर मैं बता दूं तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, वन ऑफ द रीज़न क्या है, डिमांड और प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, इनवर्स है, इनडायरेक्ट है। अगर डिमांड कम तो प्राइस, अगर प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, अगर प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम। ये नॉर्मल चीज़ है जिसके वजह से जो डिमांड कर्व है वो हमेशा कैसे रहती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग
होती है। आई होप सबको डिमांड कर्व कैसी रहती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों रहती है वो भी क्लियर है। अगर डिटेल में आपको जानना है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने कराया है और उसका लिंक जो मैं आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप डिटेल में इसको समझ सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे डिमांड कर्व जो है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहती है। क्यों? क्योंकि डिमांड और प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, इनवर्स है, इनडायरेक्ट है। प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम। आई होप सबको ये पूरा जो लॉ है वो क्लियर है। लॉ यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है, मैंने 5 पार्ट्स करा दिए इस लॉ के। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, लॉ ऑफ डिमांड के सारे एक्सेप्शंस को डिस्कस करने वाली हूँ। एक्सेप्शंस यानी कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।